वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज की। इस सीरीज का नाम था अभय टेस्ट सीरीज, जो ऑफलाइन आयोजित हुई रीवा शहर में। इसके बाद इसका डिस्कशन ऑनलाइन पूरे मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 3 टेस्ट सीरीज के विश्लेषण, डिटेल विश्लेषण यूट्यूब पर अवेलेबल कराए जा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए। चौथी टेस्ट सीरीज का दूसरा खंड 35वां नंबर प्रश्न हम लोग आज ले रहे हैं। तो बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न हमारा आज का, राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए गोवा मुक्ति संग्राम में मध्य प्रदेश से कौन शामिल हुआ? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए गोवा मुक्ति संग्राम, राम मनोहर लोहिया 1946 से 1961 तक ये गोवा मुक्ति संग्राम चला। राम मनोहर लोहिया द्वारा 1946 में शुरू किया गया और 1961 में गोवा को आज़ाद करा लिया गया। इसके बारे में हम सारी डिटेल बातें करेंगे, लेकिन 1946 से 1961 के बीच जो मध्य प्रदेश में शामिल हुए उनमें से ये तीनों लोग थे, अर्थात श्रीमती सहोदरा राय, मंजर लाल चौरसिया, कयामुल हुसैन, ये तीनों लोग शामिल हुए। तो इसका सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। और इसमें श्रीमती सहोदरा राय गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होने वाली प्रथम मध्य प्रदेश की महिला थी, एकमात्र मध्य प्रदेश की महिला हैं। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो गोवा मुक्ति संग्राम 1946 से गोवा में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में शुरू किया गया और 1961 में 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम समाप्त होता है और गोवा को आज़ाद करा लिया जाता है। गोवा इस प्रकार से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हो जाता है। 19 दिसंबर को पूरी तरह से गोवा भारत सरकार के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए ऑपरेशन विजय नाम का एक अभियान चलाया गया था। सैन्य अभियान था, सेना की सहायता से चलाया गया। तो सैन्य अभियान था ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को 1 नवंबर 1961 को आज़ाद कर लिया गया था। अब रही बात गोवा गुलाम कैसे हुआ था, तो गोवा किसका गुलाम था? तो गोवा पुर्तगालियों का गुलाम था। गोवा में अल्फांसो द अल्बुकुर्क नामक पुर्तगाली गवर्नर ने इसको अपने अधीन कर लिया था 1510 में। तो 1510 में गोवा पर आदिल शाही का शासन था, आदिल शाह से इसने जीत लिया था, ठीक है। तो ये इतनी बातें जरूर याद रखना है। इसमें मंजर लाल चौरसिया जो है वो दूसरे जत्थे में शामिल हुए थे, मतलब पहले जत्थे में नहीं गए थे, दूसरे जत्थे में गए थे। और कयामुल हुसैन जो है तो होशंगाबाद से 5वें जत्थे में शामिल हुए थे, 5वें जत्थे में। इस प्रकार से देखा जाए तो इस दौरान मध्य प्रदेश से 180 लोग शामिल हुए गोवा मुक्ति संग्राम में। इतना बहुत है इस प्रश्न के बारे में। चलते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं कौन असुमेलित है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड सही है, मुविंगा पर्वत जाम्बिया सही है, मराजो नदी द्वीप नील नदी ये गलत है, और दस्ते कबीर मरुस्थल जो है ईरान ये सही है। तो मराजो नदी द्वीप जो है ये नील नदी पे न होके ये अमेजोन नदी पर है। अमेजोन नदी हम लोग जानते हैं कि ब्राज़ील में बहती है और यह मराजो नदी द्वीप जो है वो ब्राज़ील में निर्मित होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मराजो नदी द्वीप। इसके अलावा एक भारत में जो नदी द्वीप बनता है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, ये भी याद रखना है। माजुली नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, माजुली नदी द्वीप असम में, ठीक है। तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखना है, बाकी सारी चीजें सही है। चलते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की ओर। हमारा 37वां प्रश्न है, कंप्यूटर इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कंप्यूटर इंटरप्रेटर मतलब भाषा अनुवादक होते हैं, ये बात सत्य है। तो ये कंप्यूटर की भाषा बदलता है, यह प्रति पंक्ति स्कैन करता है, ये भी सत्य है।
पास्कल एक इंटरप्रेटर भाषा है, तो पास्कल इंटरप्रेटर भाषा नहीं है, पास्कल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह पंक्तिबद्ध एरर बताता है, तो जब पंक्तिबद्ध स्कैन करता है तो एरर भी ये लाइन बाय लाइन बताता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पास्कल एक इंटरप्रेटर भाषा है, ये गलत है, क्योंकि पास्कल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इंटरप्रेटर या अनुवादक भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा बदलता है लो लैंग्वेज टू हाई लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज, तो दोनों तरह की भाषा बदलता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न इतना ही है। एक 38वां नंबर प्रश्न है, एआई की भाषा है, एआई की भाषा जावा नहीं है, सी प्लस नहीं है, वीवी नहीं है, लिस्प है, LISP, लिस्प, जिसको कहते हैं लिस्ट प्रोसेसर, लिस्ट प्रोसेसर। तो लिस्ट प्रोसेसर जो है ये एआई की भाषा है। इसी भाषा का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था। जॉन मैकार्थी, जिनको एआई का फादर कहा जाता है। तो एक प्रकार से लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा है जो एआई के लिए प्रोग्राम की जाती है, और इसका आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था, इसीलिए एआई के जनक कहलाते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, एरण की विशालकाय मूर्ति पर किस शासक के शासनकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख है? तो एरण सागर, एरण कहाँ? सागर का ऐतिहासिक स्थल। इसमें तोरमाड़ के जो इसका जो विशालकाय बराह मूर्ति एरण में लगी है, उसमें तोरमाड़ के प्रथम वर्ष के शासन का उल्लेख है। वो कैसे बताता हूँ। तोरमाड़ हूण शासक था। इसमें इसके विषय में यहाँ इसके एक धन्य विष्णु नामक सामंत की बात की गई है, जो कि एरण के थे। तो एरण के धन्य विष्णु का उल्लेख किया गया है कि वो तोरमाड़ के सामंत हुआ करते थे। तो इस प्रकार से तोरमाड़ के सामंत की चर्चा धन्य विष्णु के थ्रू विशालकाय वराह मूर्ति पर तोरमाड़ की चर्चा की गई है। इसके अलावा तोरमाड़ की चर्चा जैन ग्रंथ कुबलय माला में भी की गई है। सेम चीज कुबलय माला, जैन ग्रंथ कुबलय माला में भी तोरमाड़ की शासन की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस कुबलय माला में बताया गया है कि ये पवैया, चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया स्थित था, जो कि तोरमाड़ शासक की राजधानी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही जो उत्तर हुआ वो तोरमाड़ हुआ। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बायोमास से बिजली बनाने की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में बायोमास से बिजली बनाने की, भारत में, और ये सारे जिले दिए हैं मध्य प्रदेश में, तो भारत में सर्वप्रथम बायोमास से बिजली बनाने की शुरुआत जो है वो आपका कसई गांव बैतूल में हुई। कसई गांव बैतूल में सबसे पहले बायोमास एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का स्थापना हुई, बनाने का प्लांट यहाँ लगाया गया। और इसमें से बाकी चीज़ें जो हैं तो औद्योगिक नगर है। चुटका गांव मंडला का परमाणु केंद्र है। यहाँ मध्य प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो चुटका गांव मंडला में है, ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है, वालम भट्ट दादा देवघर, या कई बार दादा देवघर, बस कई बार दादा बालम भट्ट देवघर, तो कुछ भी नाम हो सकता है। बालम भट्ट दादा देवघर किस खेल से संबंधित है? तो बालम भट्ट दादा देवघर जो है वो मलखंब से संबंधित है। प्रश्न कंफ्यूजिंग इसमें इसलिए है कि एक देवधर ट्रॉफी होती है, तो लोग समझते हैं कि देवधर ट्रॉफी से संबंधित हैं दादा देवघर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो ये किससे संबंधित हैं? मलखंब के समर्थक हैं। 12वीं शताब्दी में हम लोग जानते हैं कि मलखंब जो है तो एक पुराना खेल है। इसको पेशवा बाजीराव के काल में फिर से स्थापित करने वाले जो थे वो बालम भट्ट दादा देवघर थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु थे, खेल प्रशिक्षक थे बालम भट्ट दादा देवघर, और इन्होंने मलखंब को स्थापित किया है फिर से। तो इस प्रकार से दादा देवघर या बालम भट्ट दादा देवघर किससे संबंधित हुए? मलखंब से। और ये किसके खेल प्रशिक्षक थे? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के
खेल प्रशिक्षक थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, और पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में ही इन्होंने मलखम्ब को फिर से स्थापित किया। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा थोड़ी सी हम लोग मलखम्ब की बात करें तो मलखम्ब को पहली बार 1958 में, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मलखम्ब जो है तो हमारा राजकीय खेल, और इस प्रकार से देखें तो मलखम्ब जो है उज्जैन सबसे बड़ा इसका केंद्र। तो 1958 में नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के थ्रू इसको राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया था पहली बार। और ये जो खेल है तो ये 12वीं शताब्दी का है। चालुक्यों के साहित्य, एक साहित्य है 12वीं शताब्दी का जो चालुक्य वंश का उल्लेख करता है, मानस उल्हास। तो मानस उल्हास में पहली बार इसकी चर्चा आई है। मानस उल्हास जो चालुक्य वंश का मतलब चालुक्य वंश का ग्रंथ है मानस उल्हास, उसमें पहली बार इस खेल की चर्चा आई है 12वीं शताब्दी में। और बालम भट्ट दादा देवघर इसमें पेशवा बाजीराव के जो खेल प्रशिक्षक थे उन्होंने इसको स्थापित किया इस काल में। और 1958 में इसको नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के थ्रू राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया। और हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में इसको अपना राजकीय खेल घोषित किया है। इतनी बात मलखम्ब से रिलेटेड। अब आते हैं थोड़ा सा क्रिकेट के देवधर ट्रॉफी से, जो कंफ्यूज रहता है। एक क्रिकेट के ओल्ड मैन हैं डीबी देवधर। डीबी देवधर ये क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं, डीबी देवधर। इन्होंने, इनका पूरा नाम होता है दिवाकर बलदेव देवधर। तो दिवाकर बलदेव देवधर जो हैं ये 1996 में क्रिकेट को, मतलब क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन 1996 में क्रिकेट खेला करते थे। तो इनके नाम पर, इनकी सीरीज के नाम पर या इनके नाम पर देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में चलती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग हैं, याद रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है। तो ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो ये स्थापित है ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोग जानते हैं गनगैरी जबलपुर में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, एल्कोहल प्लांट रतलाम में, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट मलाजखंड में स्थित है। तो इनमें से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एल्कोहल प्लांट रतलाम का नहीं है। एल्कोहल वैसे भी राज्य सूची का विषय है, तो ये मध्य प्रदेश शासन का प्लांट है। बाकी सारी चीजें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 43। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना दिवस में शामिल हुई। तो हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस में शामिल हुई। हम लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची थी। इसमें इतना ही। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 44वां नंबर प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु इसमें से क्या है, समशीतोष्ण। शुष्क शीत में धान नहीं होती, गेहूं होता है। उष्ण शुष्क नहीं बल्कि उष्ण आर्द्र ही चाहिए धान के लिए, तो ये गलत है। और टैगा तुल्य तो किसी प्रकार से सही नहीं है, एकदम शीत है, ठीक है। तो इसमें से समशीतोष्ण 22 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर के बीच धान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयुक्त जलवायु होती है, ठीक है, समशीतोष्ण, याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा 45वां नंबर प्रश्न। 45वां नंबर प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सारे प्रश्न आपको एकदम वो दिए जा रहे हैं जो पीएससी में सबसे संभावित है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत चर्चित प्रश्न डाल दिए गए हों या फिर ऐसे प्रश्न डाल दिए गए हों जो कई बार पूछे जा चुके हों। एकदम नए प्रश्नों की तलाश हमने की है। तो आते हैं 45वां प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सर्गिबिन एवं लैरी पेज गूगल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवा अयदुराई जो है तो ईमेल के हैं, भारतीय ईमेल
के जनक कहलाते हैं शिवा अय्यदुराई। राहुल चेरी जो है फ़ोन पे के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भीम ऐप जो है ये अश्नीर ग्रोवर नहीं है इसके, ठीक है। तो भीम ऐप जो है तो ये यूपीआई का है, एनसीपीआई भारत पिछले टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न आया था, उसमें हमने डिटेल से बताया है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा वो सारे वीडियो। एनसीपीआई का ये है, भारत सरकार का यूपीआई के माध्यम से चलता है, जिसको भारत सरकार 2016 में लॉन्च की है एनसीपीआई के माध्यम से, ठीक है। अश्नीर ग्रोवर ने भी एक पेमेंट ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है भारत पे। तो अश्नीर ग्रोवर जो है वो किसके हैं, भारत पे के हैं। ये बात क्लियर, ठीक है। तो अश्नीर ग्रोवर हो गए भारत पे के, भीम के हो गए एनसीपीआई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है सब सुमेलित है। विल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो विल्मा नृत्य इनमें से बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा, दशहरे के अवसर पर बैगा जनजाति की किशोरियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विल्मा नृत्य का आयोजन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में फैला है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म अकाल के कारण विभाजित हुआ, दुर्भिक्ष के कारण विभाजित हुआ दो भागों में। तो ये तीसरी शताब्दी की बात है, तीसरी शताब्दी एडी में दो भागों में विभाजित हुआ। तो कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए, और जो दक्षिण की ओर चले गए वो किसके नेतृत्व में गए? भद्रबाहु के नेतृत्व में। और वहां जाकर के इन्हें कठोरता से जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, और इन्होंने कपड़े नहीं अपनाए, तो ये दिगंबर कहलाए, ये दिगंबर कहलाए। और उत्तर भारत में जो रह गए स्थूलबाहु के नेतृत्व में, वो आपका श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर ये दो भागों में बटा। फिर जो है तो आपका श्वेतांबर दो भागों में फिर से बट गया, थेरावादी और स्थानकवासी में वो अलग ही कहानी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो गया क्या? आपका भद्रबाहु। और उत्तर भारत में कभी पूछे तो जो नहीं गए दक्षिण भारत में वो हो गए स्थूलबाहु। दक्षिण भारत में कहाँ गए थे? कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में कहाँ गए थे? श्रावणबेलगोला। तो श्रावणबेलगोला जो है तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने तानसेन को बुलाने के लिए किस बघेल शासक रामचंद्र के दरबार में भेजा था? किसे भेजा था? सॉरी, अकबर ने तानसेन को बुलाने के लिए किसे बघेल शासक रामचंद्र के दरबार में भेजा था? तो हम लोग जानते हैं कि तानसेन रहते थे रामचंद्र के दरबार में, और अकबर ने इनको बुला लिया था अपने नवरत्नों में शामिल करने के लिए, और भेजा था इसमें से जलाल खां को, जलाल खां को भेजा था, ठीक है। तो जलाल खां यहाँ पहुंचे थे अकबर के माध्यम से रामचंद्र को या तानसेन को लेने, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, जहां डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहां मैं अनावश्यक टाइम न लेते हुए आपको फटाफट सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा 49वां प्रश्न है कि प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन था? ठीक है, तो प्रथम पुरुष विश्व कप जो आयोजित हुआ उसका जो कब आयोजित हुआ? 1975 में। 1975 में जो विश्व कप आयोजित हुआ उसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था और विजेता वेस्ट इंडीज था। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ये हो गया विजेता और ये हो गया उप विजेता। ठीक है, ये प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B, IT एक्ट 2000 की धारा 70B क्या कहती है? 70B में किस संस्था को शक्ति सिंचित किया गया है? तो इस धारा में 70B में सर्ट इन को सख्त सिंचित किया गया है। सर्ट इन को 2004 में IT एक्ट के 70B के तहत स्थापित किया गया और उसको ये पावर दी गई है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी आपदाएं हैं या जितनी भी आपकी समस्याएं हैं साइबर क्राइम से, उसको निपटाने का काम करेगा। सर्ट इन को इस प्रकार से CERTIN लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो IN को पहले लगा के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहा जाता है, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और IT विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है कि सर्टिन की स्थापना 2004 में धारा 70B IT एक्ट धारा 70B के तहत होती है और यह
सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा खैरी युद्ध। खैरी युद्ध के बारे में पहले भी हमने चर्चा कर लिया है। खैरी युद्ध में रानी अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेज सेनापति बार्डन ने किसकी सहायता ली थी? तो खैरी युद्ध जो है इसके बारे में डिटेल से देखिएगा, पहले प्रश्न पत्र में था ये प्रश्न, तो हमने डिटेल से चर्चा की थी। खैरी युद्ध मंडला में 23 नवंबर 1858 में खैरी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आता है। 23 नवंबर 1858 में 1857 की क्रांति का एक हिस्सा था, यहाँ लड़ा गया। ये लड़ा गया किसके विरुद्ध? अंग्रेज सेनापति बार्डन और रानी अवंतीबाई के बीच, जिसमें सेनापति बार्डन की सहायता रीवा राज्य के शासकों ने दी थी। तो रीवा राज्य के शासकों की सहायता बार्डन ने ली थी। 15 जनवरी 1858 में 15 जनवरी 1859 में होगा घुघरी का युद्ध हुआ। तो घुघरी का युद्ध में भी रानी अवंतीबाई शामिल हुई, अंग्रेजों के साथ लड़ी, और फिर घुघरी जो है वो 15 जनवरी 1959 को अंग्रेजों के अधीन भी चला गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बार्डन की सहायता करने वाला राज्य रीवा राज्य था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि बमनाल और सक्कौर अभिलेख किस गुप्त शासक की नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा तक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं? तो दो अभिलेखों की चर्चा की गई है, बमनाल और सक्कौर अभिलेख, और ये पूछा गया है कि किस गुप्त शासक की नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा तक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ये दोनों अभिलेख जो हैं तो समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं ये दोनों स्थल जो हैं ये आपके दमोह जिले में स्थित हैं, बमनाल और सक्कौर तो दमोह में स्थित हैं। दमोह में यहाँ से इन दोनों जगहों से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं सिक्कों के माध्यम से बताया गया है कि ये जो समुद्रगुप्त है इसका शासन नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा तक था। ठीक है, एरण से जो इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें ये लिखा है, एरण से भी प्राप्त हुए हैं। स्वभोग नगर एरण को कहा गया है इसके सिक्के में, समुद्रगुप्त के सिक्के में, इतना हमें याद रखना है। समुद्रगुप्त ने ही सक्कौर दमोह में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। बनमौल और सक्कौर से जो है तो कुछ सिक्के जो हैं वो स्कंद गुप्त के भी मिले हैं, सोने के सिक्के सक्कौर से मिले हैं, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न में बाकी और कुछ है नहीं डिटेल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 53वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ इसमें रचना, दूसरे तरफ इसमें रचनाकार दिया गया है। तो कादम्बरी बाणभट्ट बिल्कुल सही है, विज्ञान गीता केशवदास बिल्कुल सही है, प्रबोध पचासा पद्माकर बिल्कुल सही है, लेकिन बिचुरी काजल आज रही ये गजल नंद माधव मुक्तिबोध की नहीं है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, तो बिजुरी काजल आज रही माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, बाकी इसमें सारी चीजें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम जीवित प्राणी इसमें कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम जीवित प्राणी जो है वो लाइका है, लाइका नाम के कुत्ता, लाइका डॉग, फीमेल डॉग। तो लाइका कुतिया जो है तो पहली बार अंतरिक्ष पहुंची, पहली बार अंतरिक्ष जा करके इसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले जीवित जीव कौन सा है, तो यही है। ठीक है, ये रूस के द्वारा स्पुतनिक 2 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजी गई थी, और 3 नवंबर 1957 को लाइका को भेजा गया था स्पुतनिक 2 के माध्यम से। याद रखना है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली जीव। और इसके अलावा जो हेन चिंपैंजी है ये नासा के द्वारा 1961 में भेजा गया। हेन चिंपैंजी नासा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा 1961 में भेजा गया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रोबोट में एक्चुएटर्स होते हैं। तो रोबोट के भागों की बात करें तो एक्चुएटर्स जो होते हैं वो मांसपेशियां होती हैं रोबोट की। ठीक है, ये आर्म्स होते हैं और मसल्स होती हैं, एक्चुएटर्स जिसको कहते हैं। संवेदी अंग सेंसर होते हैं, मस्तिष्क जो होता है तो आपका इनका वही सीपीयू होता है। तो यही एक्चुएटर्स जो होते हैं वो मैनिपुलेटर होते हैं, चीज़ों को उठाने ले जाने का काम करते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विविधता विरासत स्थल नारो हिल्स। नारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो नारो हिल्स इस समय जो है तो सतना मैहर जिले में स्थित है। नारो हिल्स
31 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश में 3 जैव विविधता विरासत स्थल बनाए गए, जिसमें से एक है नारो हिल्स, दूसरा है पातालकोट, और 2 ही बनाए गए 31 अक्टूबर को। इसके पहले एक बनाया गया था आपका अमरकंटक। तो अमरकंटक बनाया गया बाद में मार्च 2022 में। तो कुल मिलाकर के 3 जैव विविधता विरासत स्थल मध्य प्रदेश में हुए। 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया नारो हिल्स और पातालकोट को, और मार्च 2022 में बनाया गया अमरकंटक को। तो इस प्रकार से 3 हुए। इसमें से नारो हिल्स जो है सबसे छोटा है, ये भी याद रखना है। और ये बनाया किसके द्वारा गया? तो ये बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 56वां के बाद 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न इंग्लिश के बाद यहाँ पे है, ये रहा। डालियों को हिलाने पर फल पेड़ से अलग हो जाते हैं, यह कौन सा नियम है? तो देखते हैं कि डालियों को हिलाने पर फल जो है वो पेड़ से अलग हो जाते हैं। निश्चित रूप से हम सबने ऐसा किया है, डाली हिला करके आम के पेड़ प्राप्त किए हैं। और ये कौन सा नियम है? तो ये नियम है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के नियम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो चीज़ स्थिर है स्थिर ही रहेगी, जो चीज़ गतिमान है गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन जैसे ही बाह्य बल लगाएंगे तो स्थिर वस्तु गतिमान हो जाएगी, और गतिमान वस्तु जो है वो स्थिर हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि आम इस प्रकार से लटके होते हैं, इस डाली को हिलाते हैं तो यहाँ पे जड़त्व काम करता है ना, झटके से, तो ये टूट जाता है और ये अलग हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो झटके से अलग होती हों अपने मूल वस्तु से, मूल जड़ से, तो उसमें जड़त्व का नियम लागू होता है। जैसे कंबल को झटकने पर धूल का बाहर निकल जाना, जैसे बालों को झटकने पर पानी निकलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है किस पे आएंगी? जड़त्व के पहले नियम पर आधारित है। ठीक है, गति का दूसरा नियम जो है वो F बराबर ma स्थापित करता है, अर्थात जो होता है बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि इसको संवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं, गति के द्वितीय नियम को। इसका उदाहरण है कि जब हम लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं और गाड़ी अचानक से किसी मोड़ पे ऐसे मुड़ती है तो हम लोग एक तरफ झुक जाते हैं। ये तो एक तरफ झुक जाना जो है वो गति का द्वितीय नियम का संकेत है। द्वितीय नियम के अनुसार ऐसा होता है। और जब हम गाड़ी पे बैठे रहते हैं, गाड़ी रुकती या चलती है, तो जिसमें हम आगे या पीछे होते हैं वो जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। जो झुकते हैं जड़त्व के नियम या प्रथम नियम के अनुसार होता है। जब झुकते हैं किसी एक तरफ तो वो द्वितीय नियम के अनुसार होता है। गति के तृतीय नियम के बारे में बात करें तो गति का तृतीय नियम जो कहलाता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि आप किसी दीवार पे हाथ पटकेंगे तो जितना दीवार को लगेगा उतना आपको भी लगेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं। गुरुत्व का नियम हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु जो है तो यदि ऊपर है तो वो नीचे आएगी, और ये बल जो है ये किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण है। ठीक है, ये बात हुई। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा होता है, मानव शरीर में कौन सा अंग उत्सर्जन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में ये सारे अंग जितने यहाँ पे लिखे हैं, त्वचा, वृक्क, फेफड़े, ये सभी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन का कार्य करना और मुख्य उत्सर्जी अंग होना दोनों अलग बात है। उत्सर्जन का कार्य ये सब करते हैं, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा जो है वो वृक्क है, किडनी या वलकुट। तो वृक्क हमारा जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो त्वचा भी करती है, पसीना, वृक्क से यूरिन फिल्ट्रेशन, और फेफड़े से हमारा वायु का या CO2 का उत्सर्जन। तो कई माध्यम है उत्सर्जन के, और इस सब माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, लेकिन हाँ कभी इसमें आपसे पूछे कि उत्सर्जन अंग का प्रमुख तत्व अंग कौन सा है उत्सर्जन तंत्र का? तो वो वृक्क ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न हमारा है कि चिकित्सीय खाद्य का उदाहरण है। इसमें से कौन सा चिकित्सीय खाद्य का उदाहरण है? चिकित्सीय खाद्य का मतलब वो जिससे हम किसी पोषक तत्व की या पूरक पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। तो इसमें देखिए, केक और आइसक्रीम, अचार, मुरब्बा, हिम, शीतल सब्जियां, ये सब
चिकित्सीय खाद नहीं है, मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन की सीमा में जो आता है वो आता है आयोडीन युक्त नमक, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक पोषक तत्व तो आयोडीन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। और हिमशीतल सब्जियां जो आती हैं वो संरक्षित खाद्य में आती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग बंटवारा किया गया है इनका। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो इस समय हैं वो हैं कौन? डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी को 1 मई 2022 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पहले उपाध्यक्ष थे श्री राजीव कुमार और वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। और अमिताभ कांत सीईओ थे, लेकिन अब ये सीईओ नहीं है। अब सीईओ हैं कौन? वी.आर. सुब्रमण्यम। तो वी.आर. सुब्रमण्यम 25 फरवरी 2023 के बाद नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय अर्धचालक कौन से हैं? तो सर्वाधिक लोकप्रिय या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो अर्धचालक हैं वो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम हैं। ये सारे अर्धचालक हैं जितना लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। तो हमारे जो आईटी सेक्टर है सबसे ज़्यादा उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही उपयोग किया जाता है। इसमें टिन एवं सल्फर, सेलेनियम एवं टेलुरियम, कार्बन एवं एंटीमनी, ये भी क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वो होते हैं जिनका एक विशिष्ट तापमान पर चालकता सबसे ज़्यादा होती है और वह तापमान ना मिले तो आधे चालक होते हैं और आधे चालक नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु में कर्क रेखा का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु में कर्क रेखा हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से विभाजित होती है, बीचों बीच से जाती है। तो इसके कारण क्या होता है? मानसूनी जलवायु होती है। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है तीनों प्रकार की जलवायु उपस्थित होना, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। तो कभी हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी शीत ऋतु। और ये किसके कारण होता है? ये कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण है। हम लोग जानते हैं कि 21 जून के बाद 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। जब यही स्थिति जो है तो 22 दिसंबर की होती है, तो ये कर्क रेखा पर नहीं रहता सूर्य, मकर रेखा की ओर चला जाता है, तब हमारे यहाँ ठंडी होती है, ठीक है। और जब ये विषुवत रेखा पे रहता है तो हमारे यहाँ जो होती है वो वर्षा होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस कर्क रेखा के कारण ही हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु होती है। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो गया आपका मानसूनी जलवायु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय क्या है? इसमें से हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है और श्रृंखलाबद्ध पर्वत भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखलाबद्ध पर्वत का मतलब होता है चैंड माउंटेन, मतलब माउंटेन की श्रृंखला या मेखला बनी हुई है, तो लंबी मेखला बनी, हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हिमालय सभी कुछ है, ठीक है। यदि हम लोग फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन हम लोग और भी जानते हैं। जैसे भारत में ही फोल्डेड माउंटेन जो है सबसे प्राचीन फोल्डेड माउंटेन, नवीन नहीं, प्राचीन फोल्डेड माउंटेन की बात की जाए, जैसे यहाँ पे नवीन लिखा है, ऐसे ही प्राचीन फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत की बात की जाए तो हमारा अरावली है। अरावली भी सबसे प्राचीन क्या है? बलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व की बात करें बलित पर्वत की तो आल्पस नवीन बलित पर्वत ही है। एंडीज और रॉकीज जो है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में और रॉकी जो है तो नॉर्थ अमेरिका में, ये भी नवीन बलित पर्वत के ही उदाहरण हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरोल भी ऐसा ही पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 64वां प्रश्न है, कालीचे क्या होते हैं? कालीचे पथरीली कठोर चट्टाने, हिमानी आकृति तो नहीं होते, पवन द्वारा निर्मित रेतीली आकृति नहीं होते, प्रवाल निर्मित द्वीप समूह नहीं होते। तो इसमें क्या होते हैं? पथरीली चट्टाने होती हैं कालीचे। खनिज का निक्षेपण कहलाता है कालीचे। इसको सामान्यतः कंकड़ भी कहते हैं और कैल्सीक्रिएट भी कहते हैं। कैल्शियम का बना होता है तो कैल्सीक्रीट कहते हैं इसको। सीमेंट और सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है कालीचे का। तो आपने एक कठोर चट्टान टाइप के कुछ पत्थर देखे होंगे, कंकड़ देखे होंगे, उनको कालीचे कहा जाता है।
खनिज निक्षेपण के कारण होते हैं। इनका उपयोग सीमेंट उद्योग में और सड़क निर्माण में बजरी के जैसे इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं हम लोग 65वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 65वां प्रश्न है, आइए देखते हैं। संपूर्ण क्रांति किसका विचार था? बहुत अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति किसका विचार था? तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का विचार था। संपूर्ण क्रांति में उन्होंने समाज के हर एक भाग के क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया था। उसको एक साथ संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति का इस्तेमाल इन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार को गिराने के लिए किया था। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध किया था। इसकी जो शुरुआत है 5 जून 1974 को गुजरात से करते हैं ये, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति है, जिसको सप्त क्रांति भी कहते हैं। इसीलिए संपूर्ण क्रांति को सप्त क्रांति कहते हैं। जैसे शिक्षा, संस्कृति, समाज, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक 7 क्षेत्र थे इसके। शिक्षा मतलब एजुकेशनल क्रांति, कल्चरल क्रांति, है ना, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। ये 7 क्षेत्र मिलकर बनाते थे इनकी संपूर्ण क्रांति, जिसमें हर क्षेत्र में क्रांति की जरूरत महसूस कर रहे थे और इसीलिए इसको कहा गया क्या? सप्त क्रांति। ठीक है, ये बात क्लियर। कुछ चीजें इसमें है, जैसे राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा योजना दिया, तो इन्होंने लोकतंत्र के 4 खंभे बनाए हैं। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था, हम लोग जानते हैं। कांसीराम ने DS4 नामक एक आंदोलन चलाया, DS4, जिसमें दलित शोषित समूह संघर्ष समिति नाम था इसका। D में दलित, S मतलब शोषित, फिर S मतलब समूह, फिर S मतलब संघर्ष, फिर S मतलब समिति। तो दलित शोषित समूह संघर्ष समिति DS4 नामक मूवमेंट जो था वो कांसीराम जी का था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न अर्थात 66वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन से गैर कांग्रेसी सदस्य शामिल थे? तो भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उसमें अब वो कांग्रेस से थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ गैर कांग्रेसी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। और लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपनी विपक्षी और सबसे ज़्यादा मुखर विपक्ष रहने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर CH भाभा, इन सबको शामिल किया था। कुल 5 सदस्य शामिल हुए थे, 5 में से 3 ये हैं और ये 3 सबसे बड़े विरोधी थे नेहरू के। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाकी के जो सदस्य हैं उसमें एक सदस्य हैं बलदेव सिंह और एक सदस्य थे आपके आर के सन्मुखम शेट्टी। इसके एक अन्य और भी सदस्य थे। तो 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। चलिए आइए फटाफट ये देख लेते हैं कि इन सदस्यों में कौन क्या बना था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनको दिया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कानून मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, और RK सन्मुखम शेट्टी को इसमें जो है तो न्याय मंत्रालय दिया गया था। हाँ, कानून या न्याय मंत्रालय दिया गया था। और HC भाभा को जो दिया गया था वो वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये गैर कांग्रेसी नेता और इनके मंत्रालय थे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 67वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जिन्होंने 2023 में पदभार ग्रहण किया, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जिन्होंने 2023 में पदभार ग्रहण किया कौन थे? तो श्री खुशबू सुंदर, सुश्री डेलिना गोंगडुप, श्रीमती ममता कुमारी, उपरोक्त सभी। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की तीनों सदस्यों ने 2023 में ही पदभार ग्रहण
किया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ई अनुज्ञा विभाग या संस्था नामक पोर्टल किस संस्था ने चलाया है? तो मध्य प्रदेश में ई अनुज्ञा नामक जो पोर्टल है वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने चलाया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड या जिसको मंडी बोर्ड कहते हैं 1973 में भोपाल में स्थापित हुई। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें। चलते हैं हम लोग अपने 69वें प्रश्न की ओर। हमारा 69वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी जो है वो आपका भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2017 में हुई थी और सभी जल क्रीड़ाएं यहाँ ही आयोजित कराई जाती हैं। सेलिंग, नौकायान सब यहाँ आयोजित होता है मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी में। अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सलाह देता है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अनुच्छेद 320 के तहत 320(2) के तहत सलाह देता है। तो इस अनुच्छेद में यह लिखा गया है, मतलब लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में लिखा गया है। तो जब कभी राज्यपाल को सलाह चाहिए होती है संयुक्त लोक सेवा के गठन के संबंध में, तो इससे बात करते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 23 में 323 में लोक सेवा आयोग न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संघ या अदर भी इसमें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं प्रशासनिक। इसके अलावा 323 का नाम का एक आर्टिकल अलग से गठित किया गया बाद में, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। तो ये अलग अनुच्छेद हो गया, 323 अलग अनुच्छेद है। 323 में प्रतिवेदन सौंपा जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा 322 की बात करें, इसमें 2 नहीं बल्कि सिर्फ 322 की बात करें तो वो लोक सेवा आयोग के व्यय और खर्चे के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 318 की बात करें, 2 नहीं बल्कि 318, तो इसमें लोक सेवा आयोग के कर्मचारी आदि की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है? तो इंटरव्यू द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ये इंटरव्यू द्वीप एक्चुअली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। यहाँ एक ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट अंडमान में यह गांव है जो मायाबंदर तहसील के अंतर्गत आता है। और इंटरव्यू जो है यहाँ का एक अभयारण्य भी है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय अभयारण्य इंटरव्यू द्वीप है। इम्पोर्टेंट है, 1985 में अभयारण्य बनाया गया इंटरव्यू द्वीप को, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय अभयारण्य है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन से मंत्रालय के तहत चलाई गई? तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की थी। 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने के लिए, और इसकी जो घोषणा हुई थी वो बुधनी से हुई थी, सीहोर से इसकी घोषणा हुई थी। और बाद में 27 अगस्त 2023 को इसकी राशि बढ़ा करके 1250 कर दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसमें जो विद्युत है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। विद्युत जो आता है वो किस में आता है? ये सेकेंडरी स्रोत में आता है। बाकी कोयला, जल, सूर्य ये प्राथमिक स्रोत में आते हैं। प्राथमिक स्रोत का मतलब वो जिनसे हम सीधे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिजली जो है वो कोयला से बनती है या जल से बनती है या विद्युत से बनेगी, तो वो सेकेंडरी स्रोत हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य के औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं। तो मराठा साम्राज्य के औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज
1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना रखते हैं पुणे में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गए, आदि संस्थापक या औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ स्थित थी? तो वर्तमान में जो है ये महाराष्ट्र में आती है। और सातवाहनों की जो और भी राजधानी थी जिसमें अमरावती है, महत्वपूर्ण, धरणी कोट एक राजधानी थी, लेकिन जो प्रतिष्ठान थी वो महाराष्ट्र में आती है। अमरावती वर्तमान में हैदराबाद में है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब देखा जाए तो सातवाहन का जो संस्थापक वो सिमुक, जानते हैं हम लोग, सिमुक या सिंधुक या सिप्रक, तीन नाम है। सिप्रक भी इसी को कहते हैं, सिमुक भी इसी को कहते हैं और सिंधुक भी इसी को कहते हैं। तो ये संस्थापक। और सातवाहनों की जो औपचारिक भाषा थी वो संस्कृत और मराठी थी, संस्कृत और मराठी थी। ये बात हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी से संबंधित प्रश्न है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी जाति प्रमाण पत्र यदि 30 कार्य दिवसों में जारी नहीं करता तो प्रथम अपीली अधिकारी कौन होगा? हम लोग जानते हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में क्या किया गया है, हर काम कितने दिन में होगा ये बता दिया जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र 30 दिनों में बन जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन यदि 30 दिवस में नहीं बनता, अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम के द्वारा नहीं बनाया जाता, तो आप प्रथम अपीली अधिकारी पहले किससे, कलेक्टर से क्या करेंगे, अपील करेंगे। और उसके बाद यदि कलेक्टर निराकरण नहीं कर पाते तो द्वितीय अपीली अधिकारी जो होते हैं वो संभागायुक्त या कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि जून 2023 में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो जून 2023 में स्मिता कुमारी को योग के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, है ना, शामिल किया गया। तो ये आर्कियक योगा क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्होंने 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड योग करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये गुजरात से संबंधित रखती हैं। अडानी ग्रुप की ये योगा इंस्ट्रक्टर है, मतलब योगा टीचर हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप की। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इसमें से इन सीटू संरक्षण का जो उदाहरण है वो है आपका जैव विविधता की यथास्थिति सुरक्षा, मतलब जो जहां पर है वहीं पे उसकी सुरक्षा कर देना इन सीटू कहलाता है। इन सीटू में उपवन, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये सब आते हैं। लेकिन बीज बैंक, वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन और ऊतक संवर्धन तकनीकी ये इसमें नहीं आते। इसमें आते हैं किसमें, ये सब किसमें आते हैं, ये एक्स सीटू में आते हैं। मतलब किसी जीव को उसके मूल आवास से बाहर ले जाकर के संरक्षित करना वो एक्स सीटू में आता है। इसमें डीएनए बैंक, जू, गार्डन, बीज बैंक, वानस्पतिक उद्यान, ऊतक संवर्धन तकनीकी ये सब इसमें आते हैं। लेकिन यदि हम लोग जैव विविधता की यथास्थिति वाले के साधन की बात करें तो उसमें जैसे सेक्रेट ग्रुप्स अर्थात उपवन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो सब इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठतर या कमतर समझना क्या कहलाता है? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जेंडर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है, बाकी ये चीजें नहीं होंगी। और उससे लड़ाई करना नारीवाद कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 80 नंबर के प्रश्न पर। स्नोबॉलिंग पद का संबंध किससे है? स्नोबॉलिंग शब्द का संबंध जो है वो शेयर बाजार से है। शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश में जिसमें छोटे से राशि को बड़ी राशि में परिवर्तित किया जाता है उसको स्नोबॉलिंग कहा जाता है। तो स्नोबॉलिंग का संबंध शेयर बाजार से, दीर्घकालिक निवेश से, छोटी की सी रकम को बड़ी रकम में परिवर्तित करने की योजना है ये। ठीक है, मतलब स्कीम। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 81वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर, सही है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब, गुरु गोविंद सिंह की हत्या शेरशाह सूरी, जोरावर सिंह की हत्या वजीर खां। तो ये सिख गुरुओं की हत्या, इसमें से गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है वो शेरशाह सूरी ने नहीं की थी। बाकी हम लोग जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने, और पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर ने की थी या कराई थी। और शेरशाह सूरी ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या नहीं की थी। तो गुरु गोविंद सिंह को एक वजीर खान नामक सेना के कुछ सेनापतियों ने चाकू मारा था गुरु गोविंद सिंह को, और उसके बाद उनकी कुछ दिनों में उस चाकू के घाव के कारण मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म को पंच ककार दिया है। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। ये बात एक याद रखना है। इसके बाद 1988 की वन नीति आई, उसमें भी यही रखा गया है। और भारत में वन की बात करें तो लगभग 24.39% वन अभी हैं भारत में सामूहिक रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, 1920 में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1920 में इसीलिए सन लिखा है, थोड़ा सा इसमें लोचा है, बताता हूँ। 1920 में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में डॉक्टर एम एन राय के द्वारा की गई थी। इसमें और भी सदस्य शामिल थे, जैसे एवलिन राय, जैसे अवनी मुखर्जी, जैसे मोहम्मद अली, जैसे रजा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, इसमें 5-6 लोग थे। मुख्य रूप से डॉक्टर एम एन राय थे ताशकंद में। इसकी स्थापना भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन भारतीय साम्यवादी पार्टी की दोबारा स्थापना जो होती है, जब 26 दिसंबर 1925 को होती है, तो फिर ये भारत में होती है। 1920 में ताशकंद में, फिर यही पार्टी 26 दिसंबर 1925 को रीऑर्गेनाइज होती है कानपुर में, एम एन राय के द्वारा ही, कानपुर में। तो जब आपसे सन दे करके पूछेगा तो निश्चित रूप से ताशकंद लगाना है, और जब 25 देगा, 1925 देगा डेट सहित, तो फिर आप कानपुर में एम एन राय में स्थापित हुई थी, एम एन राय के द्वारा स्थापित हुई थी, ये बताएंगे। और यदि सिर्फ आपसे पूछे भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, और फिर विकल्प आप देखेंगे कि उसमें ताशकंद है, तो पहली बात इसकी स्थापना ताशकंद हुई थी, तो ताशकंद ही माना जाएगा। ठीक है, और 1964 में इस पार्टी का विभाजन हुआ, जिससे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी बनी 1964 में, माकपा, ये कहलाएगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। फिर एक माकपा नामक पार्टी बनी 1964 में विभाजित होकर के। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें हम लोग लेते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च शिक्षा पर करेगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत कितने प्रतिशत एजुकेशन पर खर्च करेगा अपनी कुल जीडीपी का? तो अपनी कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होने के लिए इसमें बात की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो इसमें से कुछ नहीं है। इस प्रश्न में ये गलत विकल्प दिए गए हैं, वो है 66 वर्ष। कितने? 66 वर्ष। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 66 वर्ष है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना? तो इसमें से सबसे पहले जो राज्यपाल बनी है वो श्रीमती सरला ग्रेवाल बनी है। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है 11वें नंबर क्रम पर।
तो ये 11वें क्रम पे हैं, तो इसमें से सबसे पहले पे ये हैं, क्योंकि डॉक्टर बलराम जाखड़ 17वें क्रम के हैं, रामेश्वर ठाकुर जो है तो 18वें क्रम के हैं, और मोहम्मद सैफ कुरैशी जो है वो 13वें क्रम के हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये 13, ये 18, ये 17, तो सबसे पहले इनमें से बनी श्रीमती सरला ग्रेवाल। इनके ठीक बाद बने थे के.एम. अली खान, तो के.एम. अली खान इनके ठीक बाद बने थे 12वें क्रम के। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 87वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल सौर साइट कहाँ स्थित है। तो एकल सौर साइट मतलब एक ही यूनिट जो हो सोलर सिस्टम की, वो कहाँ स्थित है, वो रीवा में स्थित है। रीवा के गुड़ में स्थित है। 750 मेगावाट की ये योजना यहाँ स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही। हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। 88वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सबसे कम एवं सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं। तो सबसे कम साक्षरता जो है वो है श्योपुर की, और सबसे अधिक साक्षरता जो है वो सिवनी की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हो गया आपका ए, श्योपुर एवं सिवनी। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 89वां नंबर प्रश्न, भारत में महामारी रोग अधिनियम कब लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। भारत में महामारी रोग अधिनियम जो है वो लाया गया 1897 में। हम लोग जानते हैं कि महामारी रोग अधिनियम को मार्च 2020 में कोविड-19 के लिए फिर से लागू किया गया है ना। तो इसको पहली बार लाया कब गया था, कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में इसको लागू किया गया था महामारी अधिनियम को। तो ये लाया गया था 1897 में। 1897 में भारत में फैली थी क्यूबिक प्लेग महामारी, तो क्यूबिक कह रहा हूँ सॉरी, ब्यूबेनिक प्लेग महामारी, आप प्लेग बस याद रख सकते हैं। तो प्लेग महामारी के कारण इस अधिनियम को लाया गया था और 1897 में लागू कराया गया था। 28 जनवरी 1897 में इसको पारित किया गया। ठीक है, तो पहली बार ये लाया गया 1897 में, और अभी कब लागू किया गया, तो मार्च 2020 में लागू किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 90 नंबर प्रश्न जो है ये है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम जो है वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लागू हो पाया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ 1870 में गठित किया था, और उसी के माध्यम से जो है तो नेटिव मैरिज एक्ट लागू करा पाए। ठीक है, इस एक्ट में विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष रखी गई। ठीक है, 14 वर्ष। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो 1891 में एज कंसेंट है ना, एज कंसेंट अधिनियम आया, मतलब सहमति की उम्र आया विवाह के लिए, वो 12 वर्ष रखी गई। तो 1891 में एज कंसेंट एज जो है वो 12 वर्ष, और नेटिव मैरिज एक्ट में शादी की जो लड़कियों की मुख्य रूप से शादी की जो मिनिमम उम्र रखी गई केशव चंद्र के प्रयास से जो आया वो 14 वर्ष। और फिर 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ, शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष की मिनिमम आयु निर्धारित की गई। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण इनमें से विद्याधर देव ने कराया। कई जगह पर गंडदेव भी लिखा है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। सबसे जो उत्तर एमपीपीएससी मानती है वो क्या है, विद्याधर देव। विद्याधर देव ने, जो कि एक चंदेल शासक थे, इन्होंने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, छतरपुर में स्थित। ठीक है, धंगदेव ने यहाँ पर जो है तो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। गंडदेव ने यहीं पर सूर्य मंदिर, जगदम्बा मंदिर और चंद्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, और एक शासक हुए यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया है। तो धंगदेव, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर, गंडदेव, सूर्य मंदिर, जगदम्बा मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, और विद्याधर देव जो है वो क्या आपका कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाए हैं। और नन्नू जो है तो चंदेल वंश के संस्थापक हैं, जानते ही हैं।
अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, जो टिहरी बांध का नया नाम है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध या टिहरी बांध कहाँ पे है? हम लोग जानते हैं कि ये बांध उत्तराखंड में है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित ये बांध है, 261 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये बांध है, और ये भागीरथी और भिलंगाना दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो निर्माण है वो 1961 में हुआ है। ठीक है, इन दोनों नदियों पर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न। 93 नंबर का प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में तेजा जी का जो मेला लगता है वो गुना में लगता है। ठीक है, गुना में तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी की जयंती पर यह मेला आयोजित कराया जाता है। ठीक है, यहाँ जो है तो भामागढ़ नामक जगह पर आयोजित होता है, भामागढ़ नामक जगह पर आयोजित होता है। और यहाँ ये मान्यता रही है कि यहाँ पे सांप का जहर जो है वो उतारा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चंदेरी में हम लोग देखें तो जागेश्वरी देवी का मंदिर भी है और मेला भी लगता है। सागर में देखें तो धमोनी उर्स आयोजित कराया जाता है। मुरैना में देखें तो मुरैना में नागा जी संत का मेला पोरसा में लगता है। नागा जी संत का मेला पूछे तो पोरसा मुरैना में, और तेजा जी पूछे तो गुना में, और सिंगा जी पूछे तो निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न 94 प्रश्न की ओर हम लोग। 94 नंबर का प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो जीआई टैग गोंड पेंटिंग को मिली है, सुंदरजा आम रीवा को मिली है ना, गोंड पेंटिंग के लिए डिंडोरी, और सुंदरजा आम के लिए रीवा, और स्टोन शिल्प भेड़ा घाट का जो है उसको मिली है। लेकिन सतना की खुरचन को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। सतना की खुरचन को भविष्य में मिल सकता है, लेकिन खुरचन एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। एक जिला एक उत्पाद में खुरचन को शामिल किया गया है सतना के लिए। ठीक है, याद रखना है, सतना में एक जिला एक उत्पाद में आता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 95 नंबर प्रश्न हमारा है, सिकिल सेल एनीमिया मिशन 2047। सिकिल सेल एनीमिया मिशन 2047 प्रारंभ किया गया किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ये पारित किया, सिकिल सेल एनीमिया मिशन 2047 किस राज्य से प्रारंभ किया गया? ये केंद्र सरकार की योजना है। किस राज्य से प्रारंभ किया गया ये प्रश्न है? तो राज्य से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सिकिल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, इस याद रखना है। और यहीं से इसलिए की गई कि शहडोल में आदिवासी क्षेत्रों में बहुलता से ये रोग पाया जाता है। सिकिल सेल एनीमिया में आरबीसी जो होती है उसका जो रूप होता है वो हाशिए के आकार का बदल जाता है, हाशिए के आकार में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल आकार जो है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है। शहडोल सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहीं से इस योजना की शुरुआत की गई, हाल ही में की गई है 2023 में ही। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में 17 सामान्य और 17 उच्च सिकिल सेल एनीमिया प्रभावित राज्य हैं। तो 17 उच्च फोकस्ड राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। और इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क बंदरगाह नहीं है? तो शुष्क बंदरगाह इनमें से देखा जाए तो पारादीप नहीं है। शुष्क बंदरगाह वो होता है जहाँ पे किसी बंदरगाह से कार्गो के माध्यम से सामान ले आकर के उतारा जाता है, उसको ड्राई पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ड्राई पोर्ट मंडीदीप और पीथमपुर है, मालनपुर भी है तीसरा, और चौथा एक मध्य प्रदेश में इंदौर में और बनाया गया है, टीही। याद रखिएगा, अभी ये नवीनतम है, इंदौर में टीही ड्राई पोर्ट एक और। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब 4 ड्राई पोर्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेगा, पर 4 मध्य प्रदेश में है, मालनपुर, पारादीप और पीथमपुर और टीही। ठीक है, तो मालनपुर जो है वो भिंड में है, मंडीदीप रायसेन में है, पीथमपुर जो आपका है वो धार में है, इंदौर के निकट धार में है। तो इस प्रकार से अब 4 ड्राई पोर्ट हैं, लेकिन पारादीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, आपका
वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है। तो ये पारादीप जो है वो शुष्क नहीं बल्कि ड्राई पोर्ट नहीं बल्कि ये जली पोर्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न हमारा। इसके विकल्प, हाँ ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए मिलाते हैं इसकी जोड़ी हम लोग पहले, फिर इसको तो कोट को देख ही लेंगे। इसकी जोड़ी मिलाते हैं। बिंदुस्राव जो है वो जल का बिंदु के रूप में ह्रास होना पत्तियों के माध्यम से बिंदुस्राव कहलाता है। वाष्पन जल की अवस्था में परिवर्तन होना कहलाता है। प्रगलन का मतलब किसी धातु को गलाना होता है, धातु ऑक्साइड का अपचयन करना। और झाग कारक इसमें जो है वो चीड़ का तेल है। तो देखिए ए का 3 है ना, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस प्रकार से इसमें ये वाला डी नंबर आंसर आपका सही होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 98 नंबर प्रश्न है, कारण कथन से संबंधित है। तो पहला इसमें कथन है, फिर कारण है। कथन है, पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीय तापमान बढ़ा है। देखिए पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीय तापमान बढ़ा है, सही बात है। हम लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। मानव की जीवन शैली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादक संसाधनों में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से ग्रीन हाउस गैसों में मानव के कुछ ऐसे जीवन शैली के कारण जिसमें हम लोग फ्रिज एसी इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन तो बढ़ना ही है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कारण कथन होते हैं, ये कारण है ये कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका कि ए आर दोनों सही है, निश्चित रूप से दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें ये याद रखना है कि किसी कारण कथन के बीच क्योंकि और इसलिए जोड़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वह कारण कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं, सत्य है या असत्य है। ये तो फैक्ट पे पता चलेगा, स्टेटमेंट पे पता चलेगा, लेकिन व्याख्या है कि नहीं। यदि एक सत्य है एक असत्य है तो निश्चित रूप से व्याख्या नहीं ही होगी। लेकिन यदि दोनों सत्य हैं फिर ये चेक करना है कि व्याख्या है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब इधर से आप पढ़िए तो यहाँ पे लगाइए क्योंकि, और जब इस तरह से पढ़िए तो लगाइए इसलिए। इन दोनों में से कोई यदि एक रिलेशन आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या है। बहुत आसान वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए आप समझाते हैं, इसको पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीय तापमान बढ़ा है क्योंकि मानव की जीवन शैली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादक संसाधनों में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से दोनों में सेट हो गया, बढ़िया है, तो इसकी व्याख्या हो जाती है। अब इधर से पढ़ेंगे तो इसलिए आ जाएगा, मानव जीवन शैली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादक संसाधनों में वृद्धि हुई है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीय तापमान बढ़ा है। तो इधर जब आप कारण पढ़ेंगे तो इसलिए लगाइए, और इसलिए के साथ यदि दोनों सेट हो जाते हैं सही सलामत तो निश्चित रूप से व्याख्या है। और जब इसको पढ़िए तो क्योंकि लगाइए, और क्योंकि लगाने के बाद यदि दोनों एक दूसरे में सेट हो जाते हैं तो इसका मतलब व्याख्या भी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है छात्रों को कि सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको पता लगाने का ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको यहाँ दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 99 नंबर प्रश्न कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं जनगणना 2011 के संबंध में। देखते हैं। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश भारत में 5वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बिल्कुल सत्य है। 10 से 19 वर्ष के आयु वाले वर्ग को जनगणना में किशोर माना जाता है, ये भी बात सही है। 10 से 19 वर्ष माना गया है, और इसमें बाल लिंगानुपात है तो 0 से 6 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया जाता है, बच्चों को शामिल किया जाता है, ये भी सत्य है। तो इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो सभी 4 कथन सत्य हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। अगला है 100वां नंबर और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि महाकाल लोक उज्जैन में है, बिल्कुल महाकाल लोक उज्जैन में अभी अभी बनाया गया है, ठीक है।
चित्रकूट रामगमन पथ में शामिल नहीं है, ये बात गलत है, शामिल है चित्रकूट रामगमन पथ में। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की मूर्ति ओंकारेश्वर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 गलत है और 1 और 3 सही है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका 1 और 3। ठीक है, इन 3-4 प्रश्नों को आप एक बार फिर से देख लें। इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से चौथा अभय टेस्ट सीरीज का चौथा भाग जो है वो पूरा होता है। चौथे भाग में हमने देखा लगभग 67 प्रश्न 67 प्रश्न, हाँ 67 प्रश्न या 66 प्रश्न हमने इसमें देखे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि वीडियो में हम और ज़्यादा प्रभावी तरीके से सुधार कर सकें। और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मेंस के लिए और 2024 के परीक्षा के लिए भी बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है, आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्ले स्टोर पर फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग श्री सुंदरम एकेडमी के प्ले स्टोर पे जा करके एप्लीकेशन ज़रूर लोड करें। एप्लीकेशन लोड करने के लिए आपको सिर्फ श्री सुंदरम एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।